Today in this session we will be dealing with the introduction to logistics part. Now, introduction to logistics. Yesterday, like in my previous session, we discussed about what is logistics and what is the difference between logistics and supply chain management. Fine. So now today what we are going to do is we are going to study the process of logistics in this session. Now the first thing is, what is logistics? Logistics, it is the combination of inbound logistics plus material management plus physical distribution. Fine. Now these all three components, when they are when we talk about these three components collectively, we are in short talking about logistics, right? Now you must be wondering, all of you, that what is inbound logistics, what is material management, physical distribution, what are all these terms? Fine. So if I tell you inbound logistics, it means the movement of material received from the supplier. देखो, दो तरह की मूवमेंट होती है, एक इनबाउंड होती है, एक आउटबाउंड होती है. इनबाउंड मूवमेंट का मतलब है विद इन द कंपनी प्रीमाइसेस. जब हम किसी चीज़ की मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगवाया, ठीक है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, अब रॉ मटेरियल तो हमने मंगवा लिया, अब उसको कहीं पे तो मूव करोगे, इन द वेयर हाउस कहीं तो रखोगे ना. ऐसा तो नहीं है कि उसको डायरेक्टली रॉ मटेरियल सप्लायर जो लेके आया है, जो सप्लायर से हमने मंगवाया, वो हमने डायरेक्टली वेयर हाउस में रख लिया. ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना. तो हमने उसको, जो मटेरियल हमने मंगवाया है, हमने वो कहाँ पे रखवाया? वेयर हाउस में. और वेयर हाउस तक रखवाने के लिए भी तो हमें कोई व्हीकल चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं इनबाउंड. अगर अब हमने वेयर हाउस में रॉ मटेरियल रखवा दिया, अब वहाँ से हम जितना हमें डेली रॉ मटेरियल चाहिए होगा, हम उतना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्लांट में लेके आएंगे, ठीक है. अब प्रोडक्शन प्लांट में उतना मटेरियल लेके आने के लिए भी ऑब्वियसली कुछ ट्रांसपोर्टेशन मोड चाहिए, चाहे बुली कार्ट हो, चाहे कन्वेयर बेल्ट हो, या कुछ भी हो, ठीक है. तो वो सब क्या है? इनबाउंड है, कि विद इन द कंपनी जब कोई चीज़ हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट कैन बी वेयर हाउस टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू द वेयर हाउस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. फाइन. Then material management means the movement of material and component. Material and components मतलब जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी तुम्हारा स्पेयर पार्ट्स हैं, या तुम्हारे जो सपोर्टिंग मटेरियल जो तुम्हें रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, उन सब की जब हम मूवमेंट को हैंडल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल मैनेजमेंट. फिर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, कि जब हमने फाइनल गुड्स बना लिए, अब फाइनल गुड्स बनाने के बाद हमने वो उनको होलसेलर्स को देने हैं, होलसेलर्स आगे रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे, तो उस ट्रांसपोर्टेशन को हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग इज़, मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स डिफरेंट है, और सप्लाई चेन एक बिग टर्म है, बड़ा टर्म है, और लॉजिस्टिक्स जो है एक छोटा टर्म है. तो इस फोर्थ पॉइंट में उन्होंने यही बोला है कि सप्लाई चेन इज़ लार्जर देन लॉजिस्टिक्स. Supply chain is larger than logistics, and it links logistics more directly within the user's total communication network and with the firm engineering staff. It not only includes manufacturer, supplier, but also transporters, warehouses, retailers and customers themselves. मैंने कल भी बताया था कि सप्लाई चेन राइट फ्रॉम द बिगनिंग कहाँ से होती है? कि जब हम सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, ठीक है. तो सप्लायर्स भी आ गए हमारे पास, और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं. अब इसके साथ साथ हमारे पास वेयर हाउसेस भी आएंगे सप्लाई चेन में, जिन वेयर हाउसेस में हम रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स को स्टोर करके रखते हैं. फिर हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स भी आएंगे, कि जो लोग हमें हेल्प करते हैं मटेरियल को मूव करने के लिए, जो सप्लायर से कंपनी के पास लेके आएंगे, या जो कंपनी से आगे होलसेलर्स के पास लेके जाएंगे, तो वो सारे ट्रांसपोर्टर्स भी सप्लाई चेन के अंदर आते हैं, ठीक है. तो मतलब सप्लाई चेन में सब कुछ आता है, फाइन, लेकिन लॉजिस्टिक्स सिर्फ उसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन तक का, ठीक है. तो ये था. इसके आगे हमारे पास है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. वो क्या कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग
the efficient effective flow and storage of goods services and related information from the point of origin to the point of consumption for the purpose of confirming the कस्टमर रिक्वायरमेंट। देखो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ है कि जो भी काम हो रहा है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की नीड है। सपोज़ मेरे को कोई चीज़ चाहिए, मैंने उसका ऑर्डर प्लेस किया। अब उस ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन रिटेलर से होलसेलर के पास जाएगी, होलसेलर से कंपनी के पास जाएगी और कंपनी आगे सप्लायर को बोलेगा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो इन्फॉर्मेशन फ़्लो कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी गुड्स कंपनी ने बना के रखे हैं फाइनल गुड्स, उनको वो कहीं पे स्टोर तो करके रखेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि जितना प्रोडक्शन किया वो साथ के साथ ही बिक गया, नहीं, बिकने में टाइम लगता है, सेल करने में टाइम लगता है, और जब तक सेल नहीं होती है उसको कहीं पे तो रखना होता है, और जहाँ पे हम उसको रखते हैं उसको वेयर हाउस बोलते हैं या स्टोरेज के लिए जो भी है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स में हम प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं क्या, गुड्स का फ्लो और स्टोरेज। गुड्स का फ्लो मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टिल द एंड कस्टमर, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की। अब अगेन लॉजिस्टिक्स इज़ द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस दैट प्लान्स इम्प्लीमेंट्स, ये पिछली उससे ही सिमिलर है कि जो लॉजिस्टिक्स है दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन, ठीक है। नाउ लॉजिस्टिक्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक्स में हम कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज़ करो आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, तो आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं था। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ले लो, ऑल ऑफ़ यू डू ऑनलाइन शॉपिंग। अगर आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया लेकिन वो प्रोडक्ट जो है आपकी रिक्वायरमेंट को फिट नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप रिटर्न की रिक्वेस्ट डालते हो। रिटर्न की रिक्वेस्ट जब आप डालते हो तो द पर्सन कम्स टू योर प्लेस एंड दे टेक बैक द ऑर्डर, ठीक है। तो वो एक तरह से कस्टमर सर्विस ही है जो कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड द कंपनीज दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विस एट योर डोर स्टेप के। सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया तो आपके डोर स्टेप पे वो डिलीवर हो रहा है। फिर डिमांड फोरकास्टिंग करनी है हमने कि कितनी डिमांड हो सकती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन, हमने कितनी आइटम्स हमने ट्रांसपोर्ट कर दी हैं, कितनी रिक्वायर्ड हैं, कितनी मूव कर रही हैं या कितनी ट्रांजिट में हैं। इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। इन्वेंट्री मतलब कितना हमने स्टोर करके रखा और कितना स्टोर करके रखना चाहिए सो दैट कि कस्टमर का ऑर्डर भी खाली ना जाए और हमारे कंपनी में स्टॉक आउट भी ना हो। मटीरियल हैंडलिंग करना है। मटीरियल हैंडलिंग, जब हम रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स इधर से उधर किसी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के साथ हैंडल करना पड़ता है। फिर ऑर्डर प्रोसेस करना है। पार्ट्स एंड सर्विसेज सपोर्ट है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह की जो सर्विसेज वगैरह हैं। प्लांट एंड वेयर हाउस की साइट सिलेक्शन, हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ सेटअप करना है और वेयर हाउस कहाँ पे सेटअप करना है सो दैट जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो, टाइम कम लगे मार्केट में पहुंचने के लिए, और जो कस्टमर सर्विस है वो मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट इज़ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में परचेजिंग। प्रोक्योरमेंट का सिंपल मतलब है परचेजिंग, हमने परचेजिंग करनी है। पैकेजिंग, अब पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है लॉजिस्टिक्स में। अगर आपने जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग की है, कभी आपने पैकेजिंग के पे ध्यान दिया है कि जो भी आप आइटम्स मंगवाते हो उनकी पैकेजिंग किस तरह से की होती है। जो क्लोथ्स, अगर आप सपोज़ करो अगर आप कोई क्लोथ्स मंगवाते हो तो उसकी पैकिंग अलग तरीके से की होगी। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक गैजेट मंगवाते हो तो उसकी पैकिंग अलग तरीके से की होगी। तो मतलब ये है कि पैकेजिंग हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, मतलब उसकी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट जल्दी टूट सकता है तो उसको डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट जो है बारिश में, अगर बारिश में वो वेट हो गया तो वो ख़राब हो जाएगा, तो उसको वाटर प्रूफ पैकिंग चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट है जो सनलाइट एक्सपोजर से ख़राब हो सकता है, जैसे यूजुअली मेडिसिन हम कह देते हैं कि दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम सनलाइट, राइट। तो जो ऐसी चीज़ें हैं इनको सनलाइट से दूर रखना है, तो इनकी पैकेजिंग कुछ अलग तरीके से होगी। तो पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है कि अगर कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो उसकी पैकेजिंग इस तरीके से होनी चाहिए प्रोडक्ट की कि जब तक वो कस्टमर के पास नहीं पहुंचता तो वो प्रोडक्ट जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर रिटर्न गुड्स हैंडलिंग, जो प्रोडक्ट्स कस्टमर रिटर्न करता है उनको हमने कैसे हैंडल करना है।
फिर जो भी स्क्रैप है, वेस्ट मटेरियल है, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, हमने कितने भी, अब लॉजिस्टिक्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर करना है, वी विल बी यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब हम छोटे थे इन द नर्सरी क्लास, और नॉट इन नर्सरी बट इन सम बिगर क्लासेस, हमने किया है ट्रांसपोर्टेशन मोड्स कौन से हैं, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज, है ना, सीवेज। तो ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो लॉजिस्टिक्स कंपनीज यूज़ करती हैं अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। अगर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो हम सपोज बाय एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं या बाय सी करते हैं। आपने ड्राई पोर्ट्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने हैंडल करनी है, और हमने फिर वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज भी हैंडल करनी है कि कितनी आइटम्स हमने स्टोर करके रखनी है। नेक्स्ट इज, अब सप्लाई चेन में हमारे पास 5 फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज प्रोक्योरमेंट, मेक, मूव, स्टोर एंड सर्विस। प्रोक्योरमेंट मतलब हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उस रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के बाद हमने अपनी कंपनी में प्रोडक्शन की, उसको हम मेक बोलते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद हमने उसको मूव किया वेयर हाउस में, फिर वहाँ पे हमने स्टोरेज की उसकी, और उसके बाद हमने एज अ सर्विस हमने उनको कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दिया। Most view logistics as the movement of products from one point to another and all the activities involved to make this happen. ठीक है, this we all know. Next is, logistics is provided at various stages of supply chain, from supplier to plants, from plants to distribution centers and from distribution centers to store. मैंने आपको बताया कि logistics जो मूवमेंट है वो हर जगह की कंसर्न्ड है। अब सप्लाई चेन में मूवमेंट कितनी जगह पे होती है, जब हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया तो हमने वो प्लांट्स को दे दिया, प्लांट्स तक भी तो मूव करना है, फिर प्लांट से आगे होलसेलर्स के पास मूव करेगा, फिर वहाँ से आगे, तो मूवमेंट जो हो रही है हर पॉइंट पे लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि सप्लायर से प्लांट की तरफ जा रहा है थ्रू रोडवे सपोज, ठीक है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से हम आगे भेज रहे हैं। फ्रेट फॉरवर्डर्स हमारे पास एजेंट्स होते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर ये कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हेल्प करती हैं हमें मटेरियल को मूव करने के लिए। इट्स अ काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग काइंड ऑफ अ थिंग। आउटसोर्सिंग मतलब हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आपने हमारी कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन पार्ट हैंडल करना है, ठीक है। तो हम फ्रेट फॉरवर्डर्स के थ्रू हम अपने ड्राई पोर्ट्स पे पहुंचाते हैं, फिर वहाँ से लेट्स सपोज लाइक सीवे से फिर वो जाता है, फिर उसके बाद रोडवेज से, रेलवे से, फिर ये आरडीसी डेपो सेंटर है, फिर वहाँ से हमारे पास रेलवे का जो डेपो सेंटर होगा ये वहाँ पे चला जाएगा, फिर रेलवे के डेपो सेंटर से रोडवेज के थ्रू कस्टमर्स के पास जाएगा। और जो कस्टमर है, कस्टमर कौन है, रिटेलर है, एंड कस्टमर के पास नहीं जाना, रिटेलर के पास जाएगा, शॉपकीपर के पास जाएगा। अब शॉपकीपर आगे सेल करेगा कंज्यूमर को, कंज्यूमर अपने घर ले जाएगा वो चीज़ को, ठीक है। अब आप देखो कि मूवमेंट कितनी जगह पे हो रही है, सप्लायर से प्लांट की तरफ भी हो रही है, और प्लांट से सपोज़ अगर हमने किसी कस्टमर को, जिस कस्टमर को देना है, अगर वो कहीं दूर है, किसी और कंट्री में है, किसी और स्टेट में है, तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे, थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एयरवे से, रोडवे से, रेलवे से। और जब हम एक से ज़्यादा मोड जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसको इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है, कि रोडवेज़ और रेलवेज़ को मिक्स करके। फिर लॉजिस्टिक्स वैल्यू प्रपोजिशन। अब लॉजिस्टिक्स वैल्यू हम कहाँ से मतलब जनरेट कर सकते हैं। एक है कि सर्विस बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, दूसरा है कॉस्ट को मिनिमाइज़ करो। सर्विस बेनिफिट्स मतलब कि जो हम कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम मैक्सिमाइज़ प्रोवाइड करें कस्टमर्स को, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए सर्विस लेने में, ठीक है। फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इट इज़ कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन में हमने कॉस्ट रिड्यूस करनी है, बेसिकली किसकी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, ट्रांसपोर्टेशन की, और ओवरऑल कॉस्ट हमें जो है मूवमेंट ऑफ मटेरियल की वो मिनिमाइज़ करनी है। इसको हम ग्राफ की हेल्प से व्यू करते हैं। अब आप देखो कि जो हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास है नंबर ऑफ़ लोकेशंस और वाई एक्सिस पे हमारे पास टोटल कॉस्ट है। अब आप देखो कि जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ़ लोकेशंस इंक्रीज़ हो रही हैं, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होती जा रही है,
ठीक है, क्योंकि अगर हमारे लोकेशंस जहाँ पे हमने गुड्स को रखा हुआ है वो बढ़ेंगे तो जो हमारा मार्केट होगा वहाँ से हमारा डिस्टेंस कम होता जाएगा और हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। लेकिन अगर हमने लोकेशंस ज़्यादा कर लिए, लोकेशंस अगर हमने इंक्रीज़ कर लिए तो उससे जो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इन्वेंट्री की कॉस्ट हमारी बढ़ेगी। तो अगर हम ओवरऑल चेक करें कि हमारा टोटल कॉस्ट जो है नेटवर्क का मिनिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी मैक्सिमम होगी। ठीक है, वो हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब है स्टेप्स फॉर लोअरिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टारगेट सेट करते हैं, डिटर्मिन करते हैं कि कस्टमर सर्विस का टारगेट क्या है और हमारी कंपनी का गोल क्या है। कस्टमर सर्विस का टारगेट प्रोबेबली अगर मैं कहूँ कि मेरा टारगेट है कि मैंने कस्टमर को विद इन 1 डे मटेरियल डिलीवर करना है। ठीक है, फिर अगर ये मेरा टारगेट है तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करूँगी। फिर राइट नाउ एट प्रेजेंट आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितनी है आप वो डिटर्मिन करो। उसके बाद बेंचमार्किंग द कॉस्ट फॉर परफॉर्मिंग अ गिवन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स। फिर आप अपनी कॉस्ट को जो आपकी है, अपनी कॉस्ट को आप अपने कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट के साथ कंपेयर करो और देखो डिफरेंस कहाँ पे है। अगर उनकी कॉस्ट कहीं पे कम है और आप फिर चेक कर सकते हो कि आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की कॉस्ट कम कर सकते हो कि नहीं। अगर नहीं तो look for some other solution. Then we have developing lowest cost methods and implementing them to meet the business needs. जहाँ पे आपको लगता है कि हम यहाँ पे कॉस्ट कम कर सकते हैं वहाँ पे you should apply the relevant methods or relevant you can say techniques to lower down the cost and meet the organizational goals. फिर जो 4 मेन एरियाज़ है लॉजिस्टिक्स के जहाँ पे हमें कॉस्ट को कम कर सकते हैं या हमें ध्यान देना चाहिए कॉस्ट कम करने का, वो है प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसशिपमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। ठीक है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अकाउंट फॉर 5 to 50% ऑफ अ प्रोडक्ट्स टोटल कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 5 to 50%, बट डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री, हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और लॉजिस्टिक्स में हम 4 कंपोनेंट्स देखते हैं जिनकी कॉस्ट हमें कम करनी होती है, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसशिपमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। प्रोक्योरमेंट में क्या है, हमें जो है प्रोक्योरमेंट बेसिकली मैंने बताया हम परचेजिंग करते हैं। परचेजिंग कहाँ से करते हैं, सप्लायर से। हमें चेक करना होता है, अब कोई अगर हम एक ही सप्लायर से परचेज करते हैं तो वो सप्लायर ना हमारी एडवांटेज लेता है, तो वो हमें शायद प्रोबेबली जिस भी रेट पे हमें देगा हमें वो उस रेट पे परचेज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए वी ऑलवेज से कि वी शुड हैव नंबर ऑफ़ सप्लायर्स जिससे हम प्रोडक्ट्स परचेज़ करें और अपनी अपने अकॉर्डिंग हम उनका रेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर मैनेजमेंट। अब जितने भी कस्टमर से ऑर्डर्स आते हैं वी नीड टू मैनेज दोज ऑर्डर्स। मैनेज कैसे करेंगे, जैसे कि हम जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आया हम उसी टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसी टाइम पे प्रोक्योरमेंट करेंगे रॉ मटेरियल की सप्लाई। कभी कुछ कंपनीज़ हैं जो फिनिश गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो कस्टमर के ऑर्डर पे प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद उसको डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं और हम कुछ प्रोबेबली ऐसे मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनकी कॉस्ट जो है वो कम हो एज़ कम्पेयर टू योर प्रेजेंट मेथड्स। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट मोड्स यूज़ करते हैं, एयरवेज, रोडवेज, सीवेज, रेलवेज, ये सारे मोड्स यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस हम डिफरेंट मोड्स यूज़ करते हैं। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और अर्जेंसी है, टाइम मतलब किसी कस्टमर को इमीडिएट ऑर्डर डिलीवरी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोबेबली हम एयरवेज यूज़ कर सकते हैं, रेलवेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी नीड हम ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज़ कर सकते हैं। फिर हम शेड्यूल बना सकते हैं, एक रूट प्लान बना सकते हैं। जैसे सपोज़ करो आप सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं, कोरियर वाले जो होते हैं हमारे पास। अब कोरियर वालों ने एक ही कोरियर तो डिलीवर नहीं करना होता ना, उन्होंने बहुत सारे कोरियर डिलीवर करने होते हैं। तो अब
किसी भी पर्टिकुलर सिटी में एक एरिया नहीं है, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं एक पर्टिकुलर सिटी में, ठीक है। तो अब वो जो कोरियर वाले होते हैं वो एरिया डिवाइड कर लेते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में आज सारे कोरियर डिलीवर करूँगा, तो वो अपना एक रूट बनाते हैं कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ से होते होते दूसरी जगह से फिर मैं वापस आ जाऊँगा। एक होते हैं कि जो पहले सिटी की एक डायरेक्शन में जाएंगे, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, फिर दोबारा से उस डायरेक्शन में जाएंगे। इनसे क्या होगा, एक तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। कैसे कि जो फ्यूल है, फ्यूल भी तो यूज़ होता है, ठीक है, तो वो फ्यूल हमारा कॉस्ट बढ़ाता है, टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। फिर प्रॉबेबली इट कैन बी कि जो ट्रांजिट में गुड्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और उससे लॉस हो सकता है। और दूसरी चीज़ हम जो कर सकते हैं वो है फ्रेट कंसोलिडेशन। इसका मतलब पहली बात मैं आपको बता दूं, फ्रेट का मतलब होता है जो गुड्स हम मूव कर रहे हैं उसको फ्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो कंसोलिडेशन मतलब इकट्ठा करना। अब सपोज़ करो जब हमने मूव करना है, एक कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन करनी है फाइनल गुड्स की किसी और सिटी में। अब वो बजाय कि वो छोटे छोटे डब्बों को ट्रांसपोर्ट करे, वो क्या करेगा, एक बड़े से डब्बे में वो सारे छोटे छोटे डब्बे पैक कर देगा, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है रैदर देन कि हम छोटे छोटे डब्बे एक साथ ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेट कंसोलिडेशन। फिर है हमारे पास ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट में क्या है कि हम शिपिंग कॉस्ट जो है हमें रिड्यूस करनी होती है, ठीक है। जब कंपनी ने सारी शिपमेंट जो है सेंड की है उसमें क्या है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है। अगर हम इसको प्रॉपरली प्लान करें और हम कैलकुलेट करें कि कितने गुड्स जो हैं वो इमीडिएट डिलीवरी में रिक्वायर्ड हैं, उससे हम जो क्या है अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और इन्वेंट्री मतलब स्टोरेज, अगर हम प्रॉपरली सप्लाई डिमांड को मैच कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें, तो हम इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन। अब लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में क्या है, हमारे पास कस्टमर है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, प्रोक्योरमेंट, सप्लायर। शुरू कहाँ से होता है, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लायर से। सप्लायर ने प्रोक्योरमेंट की, सप्लायर से हमने प्रोक्योरमेंट की, हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग की, उसके बाद हमने फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन की कस्टमर को, ठीक है। और साथ में दो एक्टिविटीज़, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन्वेंट्री फ़्लो एंड इंफॉर्मेशन फ़्लो। इंफॉर्मेशन फ़्लो कर रही है कि कस्टमर ने अपनी डिमांड पास ऑन की, उसके बाद फिर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, अवेलेबिलिटी है नहीं है, ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कंपनी ने कस्टमर को दी। और अगर कोई प्रोडक्ट जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो कंपनी के वेयर हाउस में या इन्वेंट्री में पड़ा है, तो वो प्रोडक्ट डायरेक्टली वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है लॉजिस्टिक्स ऑपरेटिंग अरेंजमेंट्स। ये हमारे पास है एक्लोन स्ट्रक्चर्ड लॉजिस्टिक्स, डायरेक्ट स्ट्रक्चर्ड लॉजिस्टिक्स एंड फ्लेक्सिबल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, ठीक है। फिर हमारे पास है सप्लाई चेन सिंक्रोनाइजेशन। सप्लाई चेन सिंक्रोनाइजेशन मतलब हमने सिंक्रोनाइज़ करना है। मैंने आपको बताया कि सप्लाई चेन में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, जैसे सप्लायर है, कंपनीज़ हैं, ट्रांसपोर्टर है, फिर वेयर हाउसिंग पीपल हैं, पैकेजिंग पीपल हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो ये सारे हमारे पास एक साथ सप्लाई चेन में होते हैं और हमें इनको सिंक्रोनाइज़ करना होता है। सिंक्रोनाइज़ मतलब एक लैब में लेके आना होता है, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो, सब लोग एक साथ पे काम कर सकें और कोई मतलब कस्टमर जो है एट दी एंड सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो दिस इज़ द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज एंड टू एंड सप्लाई चेन फ्लोज, फाइन। फिर उसके बाद इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव फॉर सप्लाई चेन मेंबर्स हु आर विलिंग टू वर्क टुगेदर टू डिटर्मिन हाउ बेस्ट टू परफॉर्म द ओवरऑल एक्टिविटीज़ एंड टास्क दैट आर रिक्वायर्ड टू मीट। ये सब कलेक्टिवली काम करने को बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ सप्लाई चेन सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट एंड अदर टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी हम इनको यूज़ कर सकते हैं सप्लाई चेन सिंक्रोनाइजेशन के लिए। फिर जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो कस्टमर्स हैं कंपनी के, दे हायर, ट्रेन एंड रीस्ट्रक्चर देयर वर्कफोर्स इन ऑर्डर टू बी एबल टू अकोमोडेट दिस टाइप ऑफ सप्लाई चेन। फर्म्स जो सिंक्रोनाइज नहीं होती हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है एंड दे डोंट, जो है कॉस्ट ज़्यादा होने से क्या है कि उनके प्रोसेस में इनएफिशिएंसी आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है परफॉर्मेंस साइकिल स्ट्रक्चर। अब परफॉर्मेंस साइकिल स्ट्रक्चर इट रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ वर्क नेसेसरी टू कंप्लीट द लॉजिस्टिक्स रिलेटेड टू मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग और सपोर्ट।
परफॉर्मेंस साइकिल हम कहेंगे एंटायर साइकिल ऑफ लॉजिस्टिक्स। एंटायर साइकिल में क्या है कि हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फिर हम उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मार्केट में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को टुगेदरली हमने बोल दिया परफॉर्मेंस साइकिल, क्योंकि जब तक ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं होंगी तो लॉजिस्टिक्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। ठीक है, तो इनपुट टू प्रोक्योरमेंट साइकिल इज़ डिमांड। ऑब्वियसली हम हम कहेंगे कि लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन है वो तभी एक्टिवेट होगा जब कस्टमर की डिमांड होगी। ठीक है, अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट डिमांड ही नहीं करेगा तो हमें लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो कस्टमर ने ऑर्डर दिया, इनपुट दी, डिमांड दिया, उसके अकॉर्डिंगली पूरा परफॉर्मेंस साइकिल जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब परफॉर्मेंस साइकिल जो है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस साइकिल। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, अब अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं, हमारा जो लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल है, सबसे पहले हमने मटेरियल सोर्स किया, फिर सप्लायर से, फिर मैन्युफैक्चरिंग की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर वो कस्टमर के पास किया। ठीक है, अब जब मटेरियल सोर्स किया जा रहा है सप्लायर से, उसको हम बोलते हैं परचेजिंग साइकिल। ठीक है, और जब हमने मैन्युफैक्चरिंग की सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट साइकिल। फिर डिस्ट्रीब्यूशन से कस्टमर के पास जा रहा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल। आप देख सकते हो जो सॉलिड एरोज हैं, दे आर सेइंग ट्रांसपोर्टेशन लिंक, कि ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कि मटेरियल, रॉ मटेरियल पहले ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जा रहा है, फिर वहाँ से वेयर हाउसेज डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, और फिर वहाँ से कस्टमर के पास। देन डॉटेड एरो कम्युनिकेशन हो रहा है आपस में। अब देखो जो ट्रांसपोर्टेशन जो कम्युनिकेशन है उसका बोथ वे एरो है, कि मतलब दोनों पार्टीज़ आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस साइकिल। अब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस साइकिल ये कंसर्न होता है डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट से, कि जब गुड्स हमारे फाइनल गुड्स बन गए हैं उसके बाद हमने उनको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कस्टमर के ऑर्डर को डिलीवर करना है। ठीक है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं सेल्स परफॉर्मेंस के साथ, बिकॉज इट प्रोवाइड्स टाइमली एंड इकोनॉमिकल प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। एन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ गेनिंग एंड मेंटेनिंग कस्टमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रांजैक्शन क्रिएटिंग एंड फिजिकल फुलफिलमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस साइकिल में कि जो गुड्स कंपनी तैयार करती है वो गुड्स हम आगे उनको सेल करते हैं, जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं तो उसको हम परफॉर्मेंस साइकिल कहते हैं। द ट्रांजैक्शन, अब इसमें फिजिकल फुलफिलमेंट एक्टिविटीज़ में क्या आता है, ऑर्डर ट्रांसमिशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर सिलेक्शन, ऑर्डर ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर डिलीवरी। जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो हम उसको जो है कंपनी तक पहुंचाते हैं, पास ऑन करते हैं, और उसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रांसमिशन। फिर कंपनी जो है वो कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करती है, चेक करती है कि जो आइटम कस्टमर ने मंगवाई है वो इन स्टोर है कि नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, और अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो वो कितनी देर में अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, और इतने सारे कस्टमर्स के ऑर्डर कंपनी के पास होते हैं तो दे नीड टू सेलेक्ट दी ऑर्डर्स, कि वो पहले कौन सा ऑर्डर फुलफ़िल करेंगे, फिर वो ऑर्डर वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बाद वो कस्टमर को डिलीवरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल। अब मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल इट इज़ रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, कि जब हमने सप्लायर से रॉ मटेरियल ले लिया उसको हमने मतलब मैन्युफैक्चर करना है, और जितना टाइम भी लगता है, कितना टाइम लगेगा मैन्युफैक्चरिंग करने में, दैट इज़ परफॉर्मेंस साइकिल। Movement and storage of product material and semi-finished parts and components between enterprise facilities represents the responsibility of manufacturing support. अब मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी, कि रॉ मटेरियल हम मूव कर रहे हैं, हमने सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखा है, उनके स्पेयर पार्ट्स को रखा है हमने। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड इट इम्प्लाइज सिलेक्शन ऑफ असॉर्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री टू बी मूव्ड। हमने इन्वेंट्री कौन सी मूव करनी है। बेसिकली सप्लायर्स वॉट सपोर्ट्स वॉट वेयर एंड व्हेन ऑफ द प्रोडक्शन, हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, कब करना है। ठीक है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल में आता है। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल। प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल में मतलब हमने सोर्सिंग करनी है, मतलब
रॉ मटेरियल हमने परचेज़ करना है, ऑर्डर प्लेस किया हमने, फिर वो सप्लायर के पास जाएगा, सप्लायर वो ट्रांसपोर्टेशन को देगा और उसके बाद वो रिसीव हो जाएगा बाय द कंपनी। तो दैट इज़ प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल। अब परफॉर्मेंस साइकिल अनसर्टेनिटी, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक्स इन ऑल एरियाज इज़ टू रिड्यूस परफॉर्मेंस साइकिल अनसर्टेनिटी। हमें अनसर्टेनिटी कम करनी है, ठीक है। अब वो अनसर्टेनिटी क्यों आती है? मे बी ड्यू टू दी स्ट्रक्चर ऑफ द परफॉर्मेंस साइकिल इटसेल्फ, के समटाइम्स ये हो सकता है कि सप्लायर कहे कि मेरे पास अभी रॉ मटेरियल नहीं है, या समटाइम्स ट्रांसपोर्टेशन वाले बंदे जो हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, सो दैट आपका माल जो है डिलीवर नहीं होता। जैसे अब आजकल अनसर्टेनिटी है लॉकडाउन की वजह से कि कुछ भी मूव नहीं कर सकता, लोग नहीं बाहर निकल सकते, तो मटीरियल तो कहाँ से आएगा? सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस, कई बार वर्किंग कंडीशंस सूटेबल नहीं होती हैं प्रोडक्शन के लिए, एंड क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस, राइट। सो दीज वर द पॉइंट्स अबाउट like introduction to logistics, in which we discussed about the introduction to logistics and various performance cycles, right? And if you like the video, then do subscribe to my channel Operations Point for more videos. Thank you.